भाग 11। अगले सुबह अरमान की आंख खुली तो एक बार फिर रात का वाकया उसके जहन में ताजा हो गया। कायनात का दर्द याद आते ही उसका मन कसेला हो गया। वो उठकर सीधा जिम रूम में चला गया। उसे एक अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस हो रही थी। रह रहकर कायनात की खून से सनी हथेली नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों, पर वो एक बार कायनात को देखकर ये तसल्ली करना चाहता था कि वो ठीक है, कि उसका जख्म ठीक है। लगभग 1 घंटे तक वो जिम में पसीना बहाता रहा। आज ये पहली मर्तबा था जब उसके जहन में अपने अतीत के बजाय कायनात घूम रही थी। आज उसे ना मोहिनी की बातें याद आ रही थी, ना उसका वो बेवफा सा चेहरा। आज उसे सिर्फ कायनात का दर्द से लिपटा चेहरा नजर आ रहा था। टॉवेल से पसीना पोंछते हुए वो अपने कमरे में आया। नौकर ने तब तक कॉफी लाकर रख दी थी। कॉफी का मग उठाया और वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया। शायद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि एक बार कायनात दिख जाए। कायनात जब उठी तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने खुद को बेड पर देखा तो थोड़ी हैरान हो गई। उसकी नजर अपने साइड टेबल पर गई जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा था, जो रात में अरमान जल्दी जल्दी में भूल गया। उसने अपना हाथ देखा तो पट्टी देख उसकी हैरानी बढ़ गई। वो उठकर बालकनी में आई। उसने इधर उधर देखा तो एक और ग्लास फूटा हुआ था, तो वहीं एक तरफ शराब की बोतल फूटी हुई थी। फर्श पर जगह जगह उसके खून की बूंदें सूख चुकी थी। आह! ये हो क्या रहा है? अपना सर पकड़कर कायनात ने झल्लाते हुए कहा। अरमान जो अपनी कॉफी खत्म कर वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था, वो कायनात की आवाज सुनकर रुक गया और दीवार से लगकर खड़ा हो गया, जिससे कायनात उसे ना देख सके। उसके बालकनी के एक दीवार पर आईना लगा है, जिसमें अरमान को कायनात साफ नजर आ रही थी। अब तक जो उसे बेचैनी और घुटन महसूस हो रही थी, उसकी जगह अब राहत ने ले ली थी। मैं तो रात को यही सो गई थी, फिर अभी अंदर कैसे? और ये पट्टी, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? खुद पर झल्लाते हुए, कायनात इतना पीती ही क्यों हो जब संभलती नहीं? लिमिट में पिया करो यार। उसकी बात सुन अरमान मुंह दबाए हंसने लगा। हो सकता है नशे में अंदर चली गई होंगी, पर ये पट्टी, मैं तो इन मामलों में इतनी अनाड़ी हूँ कि मुझे बैंडेड लगाना भी नहीं आता। आई एम श्योर नशे में मैंने पट्टी तो बिल्कुल नहीं बांधी होगी। फिर ये पट्टी। कायनात उस पट्टी को अजीब तरह से घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक कसीलापन छा गया। पट्टी को घूरते हुए उसने कहा, अब ये मेरा नया हमदर्द कहाँ से आ गया, जो आधी रात को चोरी छिपे मेरी पट्टी करने आया? किसे मेरे दर्द और तकलीफ से फर्क पड़ने लगा? उसकी बात सुन अनायास ही अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर आई। आज 3 सालों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी ही सही मगर सच्ची मुस्कान थी। कायनात ने कुछ पल उस पट्टी को घूरा, फिर बोली, तुम जो कोई भी हो मत करो ऐसा। इस जख्म से मिलने वाला दर्द और तकलीफ मुझे मेरे जिंदा होने का एहसास कराती है, वरना लगता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा ये मलहम मेरे जिस्म पर लगे जख्म को भर देगा, पर कई जख्म ऐसे हैं जिन्हें छू पाना तो दूर, देख पाना भी मुमकिन नहीं। ये मलहम मेरी रूह पर लगे जख्मों को नहीं भर सकता। कोई नहीं भर सकता इन जख्मों को, ना तुम ना मैं। इस दर्द की आदत डाल ली है मैंने। ये दर्द मेरा अस्तित्व है, जिसके बिना मेरी जिंदगी शायद मुमकिन नहीं। नहीं चाहिए मुझे कोई मलहम, मैं अपने दर्द के साथ खुश हूँ। कायनात के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट फैल गई। अब तक उसने उस दर्द के साथ समझौता कर लिया था, सीख लिया था दर्द में जीना, मगर यूं किसी का आकर मलहम लगा जाना उसे नागवारा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मलहम, वो पट्टी उसे चिढ़ा रही हो। उसने अपना हाथ रेलिंग पर मारा तो अरमान दीवार से सामने आकर चीख पड़ा, स्टॉप, डोंट डू दिस, हे व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा मत करो ऐसा, वो चिल्लाते हुए बोला। मगर कायनात इस वक्त अपने ही सुध में खोई थी। अरमान तुरंत बालकनी फांद कर कायनात की बालकनी में आया। जैसे ही कायनात अपना हाथ दोबारा रेलिंग पर मारने को हुई, अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, आर यू मैड? मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? व्हाट नॉनसेंस डू यू थिंक यू आर डूइंग? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरमान को अपने सामने देख कायनात हैरान हो गई। उसने अपनी नीली आंखों से घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बालकनी में आने की, और मैं कुछ भी करूं उससे आपको मतलब? और आप यहाँ आए कैसे? कहीं आप कोई चोर उचक्के तो नहीं? छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। कायनात सूर्यवंशी के घर चोरी करने का आपने सोचा भी कैसे? और आप ये बगल वाले बंगलों से कैसे आए? वो मिस्टर रहेजा का है, सच सच बताइए वरना। कायनात आगे कुछ बोलती उससे पहले उसके मुंह पर हाथ रखकर अरमान चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। एक बार शुरू क्या हुई, राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले ही जा रही हो। अब एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उसके इस तरह चिल्लाने से कायनात अपनी नीली आंखें छोटी कर उसे घूर रही थी। दांत पीसते हुए बोली, एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं मिस्टर अकड़ू बिल्ले। मिस घमंडी बिल्ली, मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर किया है। उसके हाथ की ओर इशारा करके, ये क्या पागलपन है? तुम्हें क्या लगता है कि दर्द सिर्फ तुम्हारे पास ही है? दुनिया में बाकी लोग तो खुशी से नाच रहे हैं ना। यू खुद को चोट पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? जबड़ा भींचते हुए गुस्से में शब्दों को चबाकर, मन तो कर रहा है कि एक लगाओ तुम्हारे कान के नीचे, रात का नशा और खून बहाने का खुमार उतर जाएगा। अरमान गुस्से में चिल्लाया। यह पहली मर्तबा था जब किसी ने कायनात पर इस तरह गुस्सा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस गुस्से में फिक्र छिपी थी।
कायनात अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से उसे घूर रही थी, वही वो भी उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। कायनात कुछ कहना चाहती थी, शायद वो भी अरमान पर चीखना चाहती थी, मगर उसके शब्दों ने इजाजत नहीं दी। कायनात को घूरते हुए अरमान उसे अंदर कमरे में ले आया और बेड पर बिठाकर खुद अपने सामने बिठा दिया। कायनात उसे अपनी नीली आंखों से घूर रही थी, जैसे किसी भी पल उस पर झपटा मार देगी। कुछ ऐसे ही अरमान ने उसे घूरा, फिर उसके हाथ को देखा। पट्टी का सुर्ख सफेद रंग अब खूनी लाल में तब्दील हो चुका था। ये देख उसके चेहरे पर कड़वाहट बिखर गई। धीरे धीरे वो उस पट्टी को खोल रहा था। उसने एक नजर कायनात को देखा, जैसे कंफर्म करना चाह रहा हो कि कहीं कायनात को दर्द तो नहीं हो रहा, पर कायनात का चेहरा शांत था, जैसे उसे इस चोट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा हो। दर्द हो रहा है? अरमान ने पूछा तो कायनात ने बस छोटा सा जवाब दिया, सॉरी, मैं आराम से करता हूँ, फिर नहीं दुखेगा, अरमान ने कहा और उस पट्टी को आहिस्ता से कायनात के हाथ से अलग करने लगा। दर्द जरूर हो रहा है, मगर मुझे नहीं, आपको, कायनात ने कहा और अपनी नजरें खिड़की की ओर टिका दी, जहां 2-3 चिड़िया साथ में चुहलबाजी कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते ये कर रहा हूँ, अरमान ने ऐसे हड़बड़ा कर कहा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और अपने चेहरे पर सख्ती का लबादा ओढ़ लिया। कायनात ने कुछ नहीं कहा, बस एक तिरछी नजर उस पर डालकर वापस उन चिड़ियों को देखने लगी। गर्म पानी चाहिए, पट्टी निकाल कर अरमान ने कहा तो कायनात मुंह बनाकर उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए बोली, ओ गॉड, अब आपको गर्म पानी चाहिए? मतलब हद है यार आपके नखरे। वहां जग में ठंडा पानी है, पी लीजिए, मैं आपके लिए गर्म पानी नहीं लाने वाली। नखरे तो देखो जनाब के, एक तो जबरदस्ती घुस आए और अब गर्म। कायनात आगे कुछ बोलती उससे पहले अरमान खींचते हुए बोला, ए राजधानी एक्सप्रेस, चुप, बिल्कुल चुप। रात का नशा अब तक उतरा नहीं है क्या? मतलब जुबान पर ब्रेक तो है ही नहीं। जख्म साफ करने के लिए गर्म पानी चाहिए, मंगवाने का कष्ट करेंगी आप मिस नीली आंखों वाली? और हाँ, साथ में साफ कपड़ा भी। उसकी बात सुन कायनात नाक सिकोड़ कर बोली, तो पहले क्लियर करना चाहिए था ना, भूरे आंखों वाले। अरमान ने उसे घुरा तो उसने इंटरकॉम उठाकर कहा, शांता 2 कप कॉफी, 1 मिनट, शुगर वाली या विदाउट शुगर? अरमान उसे देख रहा था, जैसे सोच रहा हो, क्या मांगा मैंने और ये लड़की क्या ऑफर कर रही है। कायनात ने अपनी नीली आंखें नचाकर इशारों से पूछा तो उसने सर पकड़ते हुए कहा, शुगर हाफ स्पून। शांता 1 कप ब्लैक कॉफी और 1 हाफ स्पून शुगर वाली कॉफी, साथ में गर्म पानी का बाउल और साफ कपड़ा लेकर आइए कमरे में। इतना बोल कायनात ने इंटरकॉम रख दिया। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी पसर गई। बात करने को था भी क्या, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, जो बीते दिन आपस में भिड़ गए और आज जख्म के जरिए दोनों आमने सामने थे। कायनात मन ही मन खुद पर बरस रही थी कि उसने धक्का देकर अरमान को निकाला क्यों नहीं, क्यों उसके चिल्लाने पर वो चुप होकर उसकी डांट खाने लगी, क्यों अरमान की बात गुस्से में ही सही उसने मान ली। शायद क्योंकि अरमान की डांट में भी उसे फिक्र नजर आई। जवाब कोई नहीं था, पर सवाल बहुत से थे। अरमान भी इस वक्त खुद में ही एक उलझन में जूझा हुआ था। क्यों वो कायनात के जख्म को नजरअंदाज नहीं कर पाया? पलट कर जा भी तो सकता था। फिर क्यों उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया? क्यों उस जख्म को देख उसे गुस्सा आया? क्यों उसे कायनात के जख्म का दर्द खुद पर महसूस हो रहा था? सही ही कहा था कायनात ने, दर्द उसे नहीं बल्कि अरमान को हो रहा था। मगर सवाल अब भी यही था, क्यों? थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। बाहर से शांता ने कहा, साहेब आपकी कॉफी और गर्म पानी। अंदर आ जाइए शांता, दरवाजा खुला है। शांता अंदर आई तो कायनात के कमरे में किसी अनजान शख्स को देख हैरान हो गई, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कायनात के कमरे में राजवीर के अलावा कोई मर्द घुसा हो। खैर, कायनात के गुस्से से डरकर उसने कुछ पूछा नहीं। उसकी नजर कायनात के हाथ पर गई तो इतना खून देखकर वो घबरा गई और बोली, साहेब आपके हाथ पर चोट, इतना खून बह रहा है, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। रहने दीजिए शांता, छोटा सा जख्म है, भर जाएगा। बस एक काम करिएगा, इस बारे में भैया को कुछ मत कहिएगा, कायनात ने लगभग हुक्म देते हुए कहा, जिस पर सर झुकाकर वो बोली, जी साहेब। ब्लैक कॉफी कायनात को और दूसरी कॉफी का मग अरमान को देकर उसने गर्म पानी का बाउल और सूखा कपड़ा टेबल पर रखकर चली गई। तुम सब पर ऐसे ही हुक्म चलाती हो ना, घमंडी लड़की, अरमान ने कहा तो कायनात बस उसे घूर कर रह गई। दूसरे हाथ से कॉफी मग थामे वो आराम से कॉफी की सिप ले रही थी। अरमान ने पहले खुद एक उंगली डालकर पानी को चेक किया। पानी बर्दाश्त कर सकने इतना ही गर्म था। उसने कायनात का हाथ पकड़ा और उसे हल्के गर्म पानी में डाल दिया। कायनात के मुंह से हल्की सी आह निकली, जिसे सुन वो बेचैन सा हो बोला, रिलैक्स, बस कुछ पल चलेगा, फिर राहत महसूस होगी। आई एम श्योर यू विल फील गुड। सही ही कहा था उसने। कुछ पल जलन के बाद उसके हाथ को एक अजीब सी राहत मिली थी। उसके जख्म से कुछ देर में खून बहना बंद हो चुका था। उसके खून से पानी लाल हो गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 12। अरमान उसके हाथ को पानी से बाहर निकाल सूखे कपड़े से जख्म को साफ कर रहा था। तभी कायनात का फोन बजा। कॉल राजवीर का था, जिसे देख कायनात ने कॉफी मग साइड में रख रिसीव किया और स्पीकर पर डालकर रख दिया।
और फिर इत्मीनान से कॉफी पीती हुई चेहरे पर जबरदस्ती की खुशी और आवाज में एक जबरदस्ती की खनक लाकर बोली, गुड मॉर्निंग भैयू। गुड मॉर्निंग शोना, कैसी है तू? तूने ब्रेकफास्ट किया? तेरे पैर का जख्म कैसा है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले ले। कहते हुए राजवीर की आवाज रुआसा हो गई, जिसे महसूस कर कायनात ने अपनी आंखें बंद कर ली। कायनात, भैयू, गहरी सांस खींचकर, माँ रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जख्म भी लगभग भर गया है, दर्द भी नहीं हो रहा। प्लीज आप मेरे वजह से परेशान मत होइए, सब ठीक है। राजवीर, किससे झूठ बोल रही है तू शोना? मुझसे या खुद से? तेरा हर दर्द अपने सीने में महसूस कर सकता हूँ, वो दर्द भी जिसे तू खुद से छिपाने को जद्दोजहद करती है। मेरी शोना है तू, मेरी बेटी। जब तू मम्मा के पेट में थी और मैंने पहली बार तेरी धड़कन सुनी थी, उस एक पल से तेरी धड़कनों का शोर मेरे जीने की वजह बन गया। तू जिंदगी है मेरी शोना, तेरा हर दर्द मुझे तड़पा जाता है। कायनात, माँ सही कहा आपने, दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द, इतना कि बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं। पर यह दर्द जख्म के कारण नहीं है, बल्कि उस नमी के कारण है जो इस वक्त आपकी आंखों में उतरी है। आप जानते हैं ना कि आपकी शोना हर दर्द बर्दाश्त कर सकती है, पर आपकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजवीर, जानता हूँ, पर क्या करूं, नहीं देख पाता तुझे इस तरह। कल तेरी आवाज में वही दर्द महसूस हुआ जो बरसों पहले तेरी आंखों में दिखा था। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, चाह कर भी अपनी शोना को इस दर्द से निजात नहीं दिला पा रहा। राजवीर की आंखों से कुछ दर्द भरे बूंद छलक आए। कायनात, आपको पता है आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। आपने ना सिर्फ मुझे एक बड़े भाई का प्यार दिया, बल्कि माँ बनकर मेरी परवरिश की, पिता बनकर हमेशा मेरे सामने ढाल बनकर खड़े रहे। ये दर्द तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है माँ, और शायद अब एक अहम हिस्सा भी बन चुका है। और जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं, उससे आप भी तो जूझ रहे हैं। आप कहते नहीं तो क्या, आपकी शोना आपका दर्द महसूस नहीं कर सकती। फर्क सिर्फ इतना है माँ कि आपने इस दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया है, और मैं इस दर्द के कारण मुस्कुराना और रोना भूल गई। राजवीर, एक बार खुलकर रोकर तो देख शोना, इस दर्द से थोड़ी ही सही राहत मिलेगी। एक बार खुलकर मुस्कुराकर देख, तुझे सुकून मिलेगा। कब तक यूं खुद को, अपने जज्बातों को बंद कर कर रखेगी? तरस गया हूं मैं अपनी शोना को पहले की तरह देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि तू खुशियों में खिलखिलाए। शायद मैं पहला ऐसा भाई हूं जो चाहता है कि उसकी बहन रोए। आंसू बुरे नहीं होते शोना, कभी कभी उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता देना चाहिए। राजवीर की बात सुन कायनात के चेहरे पर दर्द बिखर गया। सही ही तो कह रहा था राजवीर। कायनात ने हंसना रोना सब छोड़कर खुद को जब्त कर लिया था। आज राजवीर के शब्दों से उसे एहसास हो रहा था कि उसके इस तरह खुद में कैद रहने से राजवीर को कितनी तकलीफ होती है। उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली। शायद वो रोना चाहती थी, मगर इन आंसुओं के साथ साथ बहुत कुछ था जिसे वो बाहर नहीं लाना चाहती थी। इन आंसुओं के साथ छिपा था अतीत, जिसे वो खुद में जब्त रखना चाहती थी। अरमान उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था। उसका दर्द अरमान के मन में एक अजीब सी टिस पैदा कर रहा था। शायद वो भी चाहता था कि कायनात रोए, मगर कायनात ने एक बार फिर खुद को जब्त कर लिया। अरमान इस वक्त कायनात के दर्द में इतना मशरूफ था कि उसे पट्टी करने का याद ही नहीं रहा। एक हाथ पर कायनात की हथेली रख, दूसरे हाथ में ऑइंटमेंट थामे वो एक टक उस दर्द भरे चेहरे को और उन बुझी सुनी नीली आंखों को देख रहा था। कायनात, भैयू, मैं जानती हूँ आपकी खुशी मुझसे जुड़ी है, मेरे मुस्कुराने से आपकी मुस्कुराहट जुड़ी है। मेरे लिए खुद से, अपने दर्द से बढ़कर आपकी खुशी है। मुझे इस खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं कोशिश करूंगी भैयू, खुद को आजाद करने की, जो मुस्कुराहट कहीं खो गई है उसे तलाशने की, दफन हो चुके आंसुओं को उभारने की। मैं भी चाहती हूँ भैयू सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना, पर नहीं हो पा रहा। अपनी आंखों के सामने देखा था उन्हें दम तोड़ते हुए। मेरी क्या गलती थी भैयू, मैं तो महज 6 साल की थी। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक समझती तब तक वो जा चुकी थी, हमेशा के लिए। तब भी सब कुछ भूलने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन 10 साल बाद एक बार फिर वो अतीत लौटकर सामने आ गया, पहले से भी ज्यादा दर्द और खौफ साथ लेकर। एक मंजर भूलती हूँ तो बाकी यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। किन किन यादों को भूलूं? वो जो 6 साल की उम्र में हुआ वो, या वो जो 7 साल की उम्र में, या वो जब मैं 14 साल की थी, या वो जब मैं 16 साल की थी। समझ ही नहीं आता किन्हें याद करके रो और किन्हें याद कर अपनी किस्मत पर हंसू। राजवीर, जानता हूं आसान नहीं है, पर अतीत को याद करके हर दफा उस तकलीफ से गुजरने के बजाय उस सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना जरूरी है। कायनात, माँ, कल आपने ऋषिकेश जाने की बात की थी ना, तो कायनात ने बात बदलने की गरज से कहा। वो जानती थी बात अगर अतीत की हो तो इससे सिर्फ दोनों के जख्म ही खुले देंगे। कायनात शायद इन सबसे बाहर आना ही नहीं चाहती थी, वो खुद को अतीत के इस घेरे में ही रखना चाहती थी। राजवीर, शोना, आई नो तू ऋषिकेश नहीं जाना चाहती, एंड आई एम सॉरी, मैंने अपना फैसला तुझ पर थोप दिया। तू नहीं जाना चाहती तो मत जा। भैयू, आई थिंक आई शुड गो। बहुत भाग लिया सबसे, अब अतीत का सामना करना चाहती हूँ, मगर इस बार डरकर या कमजोर पड़कर नहीं, पूरे हिम्मत से सामना करो।
लड़ूंगी और उस अतीत से जीतूंगी। तब जाकर शायद बेवजह चल रहे इस दर्द के सिलसिले को थमने की वाजिब वजह मिल सके। राजवीर, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूं सोना। तू जो चाहती है वो कर, मैं नहीं रोकूंगा। वैसे तुझे नहीं लगता कि तूने मुझसे कुछ छिपाया? कायनात उसकी बात सुन अचकचा गई। वैसे तो उसने डांटने से बचने के लिए बहुत सी बातें राजवीर से छिपाई है, लेकिन राजवीर किस वाली बात के बारे में कह रहा था ये सोचकर उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। और ये देख अरमान मन ही मन हंस रहा था। राजवीर, चल अब बता, पैर में चोट कैसे लगी? उसके सवाल से अरमान को एक कसक सी महसूस हुई। शायद कायनात को जख्म देने का मलाल था। जिस जख्म को कल की टक्कर के वक्त उसने नजरअंदाज कर दिया, जिस जख्म से रिश्ते खून को देख उसे फर्क नहीं पड़ा, वही जख्म उसे चुभता महसूस हो रहा था। कायनात, लेकिन आपने तो कल कहा था कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ तो अब मैं ही पूछ रहा हूँ, कैसे लगी? भैयू, मैं किसी दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट गई थी। बाहर निकलकर बाइक पर बैठी ही थी कि एक पागल कार वाले ने ठोक दिया। तिरछी नजर से अरमान को देखते हुए कायनात ने कहा तो अपने लिए पागल सुनकर अरमान उसे घूरने लगा। राजवीर, मनाली में ऐसा कौन है जिसने तुझे टक्कर मारने की हिमाकत कर दी? भैया वो मनाली में नए हैं, नाम कुछ तो कहा था उन्होंने। चीख चीख कर नाम बता रहे थे। हाँ, ठाकुर समथिंग ठाकुर नाम था। एनीवेज, उन मिस्टर अकड़ू बिल्ले से तो मैं कल ही निपट चुकी हूँ। जहाँ कायनात की बात सुन राजवीर हंस पड़ा, वही अरमान उसे एक भौं उचकाकर घूर रहा था। कायनात ने भी अपनी आंखें ऊंची कर उसे घूरा। राजवीर, चल ये तो हुआ आधा सच, अब पूरा सच बता। करण ने बताया तेरा जख्म गहरा है। तूने कहा टक्कर तब हुई जब तेरी गाड़ी खड़ी थी, मतलब एक्सीडेंट छोटा था, तो फिर जख्म गहरा? बात कुछ हजम नहीं हो रही। बाकी बात बताएगी या मैं अपने तरीके से पता करूं? राजवीर की बात अरमान के भी दिमाग में क्लिक करी। उसने बीती रात पट्टी करते वक्त कायनात का जख्म देखा था। वाकई जख्म गहरा था, लेकिन इस छोटी सी टक्कर से इतना गहरा जख्म, ये बात उसे भी अजीब लग रही थी। अब वो भी सवालिया नजरों से कायनात को देख रहा था। भैयू, आप खामखा बिजनेसमैन बन गए। आपको तो जासूस होना चाहिए था। तू भी खामखा बिजनेस वुमेन बन गई। तुझे गुंडी होना चाहिए था। खामखा लोगों ने औरों को बदनाम कर रखा है। सबसे बड़ी गुंडी तो मेरे ही घर में मेरी बहन है। कायनात ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया और अरमान मुंह दबाया हंसने लगा, जिसे देख कायनात और चिढ़ गई। मिस कायनात सूर्यवंशी, अब आप सच बोलेंगी या आपके मुंह में दही जम गया है? कायनात, नो मिस्टर राजवीर सूर्यवंशी, सच कहने से कायनात सूर्यवंशी कभी नहीं कतराती। अरमान थोड़ा हैरान हो गया। राजवीर सूर्यवंशी नाम से उसे याद आया कि कल ही उसकी सेक्रेटरी ने बताया था कि आरके कंस्ट्रक्शन जिसके साथ पार्टनरशिप डील होने वाली है, उसका एमडी राजवीर सूर्यवंशी है और ये डील राजवीर की बहन हैंडल करेगी। महादेव, ये हो क्या रहा है? जिस लड़की से पहली मुलाकात ही बवाल हुई, जिससे मुझे इतनी चिढ़ हुई कि मन किया जान ले लूं, वो मेरी पड़ोसन और होने वाली बिजनेस पार्टनर निकली। उससे भी ज्यादा अजीब ये बात है कि मैं जबरदस्ती अभी भी उसके कमरे में बैठा उसके जख्म पर मलहम लगा रहा हूँ और मुझे उसके दर्द से तकलीफ हो रही है। पर क्यों? अरमान मन ही मन खुद में उलझ गया। कायनात की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। कायनात, ठीक है, मैं सच बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे यकीन दिलाइए कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं और पनिशमेंट नहीं देंगे। और राजधानी एक्सप्रेस, शांत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तू चुप करके बता कि अब क्या कांड किया है तूने। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही होता है। शांत तो तुझसे बैठा नहीं जाता। कायनात, ओके फाइन, बताती हूँ। वो पुरानी बस्ती याद है आपको, जहाँ मैं बहुत पहले गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशंस देती थी? वहां से 2 गली छोड़कर एक नया अगरबत्ती का कारखाना खुला था। वहां वो लोग जबरदस्ती बस्ती के बच्चों को डरा धमकाकर काम करवा रहे थे। इतना ही नहीं, बच्चों को किडनैप भी कर रहा था। इसलिए मैं वहां गई थी। वहां लगभग 10 गुंडे थे। मैं तो शांति से ही हैंडल करना चाहती थी, लेकिन भैयू, उनमें से 2 के हार्मोन्स ज्यादा ही उबाल मार रहे थे। कमीनों ने सोचा भी कैसे कि कायनात सूर्यवंशी को अपना शिकार बनाकर छटपटाने पर मजबूर करेंगे। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उन दोनों को कायदे से तोड़ दिया। इसके बाद भी मैंने कितने आराम से उन लोगों से पूछा कि बता दो बच्चे कहाँ हैं, लेकिन नहीं, वो लोग ठहरे लातों के भूत। इसलिए मैंने उन सब की भी कुटाई कर दी। इस सब में मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मेरे पैर पर चोट लगी और जख्म गहरा हो गया। कायनात ऐसे बता रही थी जैसे उससे ज्यादा भोली और शरीफ और कोई है ही नहीं। उसकी बात सुन जहां अरमान उसे खा जाने वाली आग उगलती नजरों से घूर रहा था, वहीं राजवीर का चेहरा भी गुस्से से तमतमा गया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 13। राजवीर, आर यू मैड? तू अकेली वहां गई? मतलब हद है शोना। हाँ माना तेरे वहां जाने की वाजिब वजह थी, लेकिन अकेले? सीरियसली? तूने सोचा भी है कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो? और सुना तो ऐसे रही है जैसे कोई वीर गाथा हो। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की? अगर तुझे वहां के बारे में पता चला तो पुलिस के पास जाती। तुझे सुपर वुमन बनने के लिए किसने कहा? राजवीर गुस्से में बरस पड़ा। कायनात, भैयू, वो इंस्पेक्टर तो सबसे बड़ा कमीना है। अगर उसने अपने बदन पर खाकी वर्दी ना पहनी होती तो उसकी तो मैं हड्डी पसली एक कर देती। तनख्वाह सरकार से लेता है और तलवे मंत्री की चाटता है।
उसे सब पता था, लेकिन उसने रोकने के बजाय उन लोगों को शय दे दी थी। राजवीर, ठीक है माना इंस्पेक्टर करप्ट था, लेकिन तू एसपी, डीएसपी या डीआईजी को कॉल कर देती। लेकिन नहीं, तुझे तो लड़ने का, गुंडागर्दी का एक मौका चाहिए। मेरी ही गलती है, सर पर चढ़ा रखा है मैंने तुझे, पर इस बार नहीं। वापस आने दे मुझे इंडिया। मैं वहां आया और तू इंडिया को टाटा बाय बाय बोलेगी हमेशा हमेशा के लिए। काश तू छोटी होती तो मैं पक्का तुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल देता। भैयू, आप मुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे, तो इंडिया को टाटा बाय बाय का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं यहीं आपके साथ रहूंगी हमेशा। राजवीर, तू जानती है मैं तुझे खुद से दूर नहीं कर सकता, इसी का तो फायदा उठाती है। लेकिन इस बार नहीं, मैं इस बार इंडिया रहने नहीं देने वाला तुझे। तुझे लेकर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाऊंगा। कम से कम यहाँ रहेंगे तो ये तेरे अंदर की लड़ाका शांत बैठेगी। और सुन ले मेरी बात, मुझसे तो तू बात मत करियो। मजा आता है ना तुझे खुद को मुसीबत में डालने में, तो जो मन में आए वो कर। कायनात, भैयू यार, आई लव यू। राजवीर को गुस्सा करते देख कायनात ने अपनी आवाज में मासूमियत उड़ेलते हुए कहा, तो राजवीर मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तेरा हर बार का यही है, पहले कांड करेगी और जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो भोली भाली बनकर आई लव यू बोल देगी। लेकिन इस बार नहीं, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू जा और फिर किसी से लड़ाई कर। कायनात नाखून चबाते हुए सोचने ही लगी थी कि अब क्या करे। कुछ सोचते हुए बोली, माँ, ओ माँ, आप नाराज है मुझसे? अरे मेरी प्यारी माँ, सॉरी सॉरी। अरे सॉरी ना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ न्यूयॉर्क चलूंगी, फिर इंडिया कभी नहीं लौटूंगी। और हाँ, कोई पंगा नहीं करूंगी। सॉरी ना माँ, आई लव यू ना, माफ कर दीजिए। राजवीर, शोना शोना शोना, मैं क्या करूं तेरा? तुझसे तो गुस्सा भी नहीं रह पाता। क्यों करती है यार तू ऐसा? मत किया कर यार, मैं एक ही शर्त पर माफ करूंगा। तू मुझसे वादा कर कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी और ना ही कोई बात छिपाएगी। वादा। देखते हैं कब तक तू अपने वादे पर कायम रहती है। थोड़ी देर के बातचीत के बाद राजवीर ने फोन रख दिया। कायनात का ध्यान अब भी उस वादे पर अटका था। उसने एक गहरी सांस खींचकर कहा, सॉरी भैया, पर वादों का अस्तित्व मुमकिन ही नहीं, वादे टूटने के लिए ही होते हैं। सॉरी, मैंने आपको अब भी आधा सच बताया। पूरा सच तो ये है कि वो कारखाना रघु गुर्जर का था, वही रघु गुर्जर जिसका जिक्र छिड़ते ही आपके चेहरे पर अतीत की कड़वाहट तैर जाती है। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं ये नाम उस रात से जुड़ा है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच का पता मैं लगा कर रहूंगी। फिलहाल आपको इस बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं रघु गुर्जर के 3-4 काले धंधे ठप करा चुकी हूँ और इस वक्त वो मुझसे खार खाए बैठा मेरी मौत की साजिश कर रहा होगा। कायनात की बात सुन अरमान की आंखें फैल गई। उसके जहन में कुछ हर्फ गूंजने लगे। मौत का साजिश रच रहा होगा? वो जोर से कायनात पर चीखते हुए बरसा, What? Are you really mad? मरने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें? You? वो आगे कुछ बोलता उससे पहले कायनात बोली, आप अब तक यही है। और ये क्या, आप पट्टी कर रहे थे तो मेरा हाथ पकड़े रहने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तब से एक हाथ में ऑइंटमेंट पकड़े मुझे घूर रहे हैं। एक काम करिएगा, मेरी तस्वीर ले जाइएगा, जितना मन चाहे घूर लीजिएगा। फॉर गॉड सेक, पट्टी करनी है तो जल्दी करिए और जाइए यहाँ से, मेरे पास बेकार वक्त नहीं है यही अपना हाथ आपके हाथ पर रखकर बैठे रहने का। कायनात इरिटेट हो चुकी थी। रघु गुर्जर के बारे में सोचकर उस पर से अरमान का उस पर बरसना उसे नामंजूर था, इसलिए उसका सारा गुस्सा अरमान पर फूट पड़ा। चुप, अब एक वर्ड भी तुमने कहा तो अच्छा नहीं होगा, अरमान दांत पीसते हुए बोला। अभी भी उसे कायनात का वो हर्फ सुनाई दे रहा था, मौत की साजिश। उसने गुस्से से कायनात के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाया। बड़े आए, अच्छा नहीं होगा। एक तो अभी ये समझ नहीं आया कि रात को कौन मेरा हमदर्द बनकर आया था, ऊपर से जनाब मेरे कमरे में जबरदस्ती हाईजैक करके बैठे मुझ पर ही बरस रहे हैं। कायनात मन ही मन झल्ला रही थी। उसे इस तरह मुंह बनाते देख अरमान को लगा शायद उसे दर्द हो रहा है। उसे पट्टी बांधते हुए उसे एक दवा की ओर इशारा करके कहा, ये वाली खा लो, दर्द कम होगा। मुझे नहीं खानी कोई दवा, आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो खुद खा लीजिए। कायनात फिर नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, तो अरमान ने उसे एक नजर घूरा और फिर कहा, तुमसे मुंह लगना ही बेकार है। हाँ तो मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ आपसे मुंह लगाने के लिए, कायनात ने तुनक कर कहा, जिस पर अरमान ने जबड़े भींचते हुए उसे घूरा और फिर जल्दी जल्दी उसकी पट्टी करके उसके सामने एक दवा रखकर गुस्से में बोला, अगर घमंड कम हो जाए तो दवा खा लेना, वरना भाड़ में जाओ, सहते रहो दर्द। इतना बोल वो गुस्से में बालकनी के रास्ते अपने कमरे में वापस आ गया। कायनात कुछ पल बालकनी की ओर देखती रही जहाँ से अरमान गया था, फिर उस दवाई को देखकर बोली, हाँ अकड़ू, दवा तो ऐसे दे रहे थे जैसे कोई एहसान कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए उनकी ये दवा। कहते हुए दवा उठाकर वो फेंकने को हुई, लेकिन फिर उसके कान में अरमान के शब्द गूंजे, घमंड कम हो जाए तो दवा खा लेना। उसने फिर धीरे से कहा, अकड़ू बिल्ले, और कॉफी के साथ उस दवा को गटक गई। इधर अरमान गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। एक नंबर की बेवकूफ लड़की है, क्या जरूरत थी अकेले उस कारखाने में जाने की? गुंडे थे वहां, लेकिन मोहतरमा तो ठहरी पागल। क्या जरूरत है उस बेकार से गुंडे से उलझने की? कितना आराम से बोल रही थी, मौत की साजिश कर रहा होगा। अगर उसने हमला करवाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ उस घमंडी के बारे में? उसने तो एक थैंक्स तक कहना जरूरी नहीं समझा।
ऊपर से मुझ पर ही बरस रही थी, जैसे मैं पट्टी नहीं उसे किडनैप कर रहा हूँ। मन तो कर रहा था कि जाकर उसे एक थप्पड़ लगाओ। सही कहा था उसके भाई ने, हमेशा पंगे लेना जरूरी है इसके लिए। अगर उसे कुछ हो गया तो। अरमान खुद में ही बुरी तरह उलझ पड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कायनात को कुछ हो जाएगा, ये सोच सोचकर उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था, उसे बेचैनी क्यों हो रही थी। शायद दर्द का रिश्ता जुड़ गया है इससे, लेकिन रिश्ता कोई भी हो महज तकलीफ देता है, इसलिए इस सिलसिले को खत्म करना होगा। मैं कोशिश करूंगा उसके जख्मों को नजरअंदाज करने की। वैसे भी दर्द के रिश्ते की नींव ही दर्द होती है, तो इस रिश्ते से दर्द के सिवाय कोई और उम्मीद भी नहीं है। ऐसे रिश्तों का खत्म होना ही जरूरी है। कोशिश करूंगा कि मिस ब्लू आइज से कोई रिश्ता ना जुड़े, ना नफरत का ना दर्द का, अरमान ने खुद से कहा। फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। शहर के आउटर एरिया में एक कॉटेज था, जहां लॉन में कुर्सी पर बैठा एक आदमी एकटक अपने सामने रखे मेज पर पड़े न्यूज़पेपर को घूर रहा था। उस न्यूज़पेपर पर कारखाने पर छापा मारने और बच्चों को बचाने की खबर छपी थी, जिसे देख उस आदमी ने गुस्से में मेज को उलट दिया। मेज पर लगा कांच भर भराकर टूट पड़ा। कायनात सूर्यवंशी, वो जोर से चीख पड़ा, जिसे सुन उसके आदमी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, ये तूने सही नहीं किया। अब तक हर बार तुझे बच्ची समझकर माफ करता आया हूँ, लेकिन अब तू देखेगी रघु गुर्जर से टकराने का अंजाम। बहुत बड़ी मसीहा है ना तू, सब तुझे साहेब कहते हैं ना। मैं भी देखता हूँ अपने मसीहे को बचाने के लिए कौन आता है। गलती कर दी मैंने तुझे बरसों पहले जिंदा छोड़कर, पर अब नहीं, उस गलती को अब सुधारूंगा। तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे। वो गुस्से में चीख रहा था। उसने अपने आदमियों की ओर नजर दौड़ाई और उनमें से कुछ बेस्ट शार्प शूटर्स को आगे बुलाकर कायनात की तस्वीर देते हुए कहा, मुझे ये चाहिए, हर हाल में, जिंदा या मुर्दा, जितना पैसा लगे मैं दूंगा। उसे लेकर आओ, आज वो किसी से मिलने जरूर जाएगी, कोई पार्सल लेने। याद रहे वो पार्सल मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे या ये पार्सल नहीं ला पाए तो उसकी सांसों को रोक दो, मार डालो उसे। कायनात सूर्यवंशी किसी भी हाल में कल का सूरज ना देखने पाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 14। आर के कंस्ट्रक्शन। अपने कैबिन में कायनात बैठी फाइल में उलझी थी, तभी उसका फोन बज पड़ा। पहली दफा उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा बजने पर उसने रिसीव किया। कॉल रॉकी का था। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, वो मल्होत्रा के आईडी से जो आपकी मॉम के पिक्स मिले हैं, उनकी हार्ड कॉपी मैंने बनवा ली है, एंड जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन थी उनकी फाइल और पेन ड्राइव तैयार कर ली है। आप बताइए कब मिल सकती है आप? कायनात, अभी 10 बज रहे हैं, तुम 12 बजे हाईवे वाले रास्ते पर पगडंडी के वहां मिलो। रॉकी, श्योर, पर एक बात समझ नहीं आई। आपने इन्फॉर्मेशन मांगे, मल्होत्रा से रिलेटेड वो समझ सकता हूँ, बट अपनी मॉम की पिक्स क्यों? आई मीन आपके पास तो अपनी मॉम की पिक्स होगी ना? कायनात, लंबी कहानी है रॉकी, बस इतना समझ लो कि बरसों पहले एक ऐसी आग लगी जिसमें ना सिर्फ मैंने मम्मा को खोया, बल्कि उनसे जुड़ी हर याद, हर तस्वीर भी झुलस गई। इसलिए ये तस्वीरें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू, तुम्हारे कारण 18 साल बाद तस्वीर में ही सही मैं अपनी मम्मा को देख पाऊंगी। एनीवेज, मिलते हैं 2 घंटे बाद, एंड या मल्होत्रा पर नजर बनाए रखना। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, थैंक्स की कोई बात नहीं है, आपने आज तक मेरी बहुत हेल्प की है, एंड वैसे भी इस काम के मुझे पैसे भी मिले हैं आपसे। आपकी मदद करना मेरा फर्ज भी है और ड्यूटी भी। वैसे आपको एक बात बतानी थी, आज सुबह मल्होत्रा रघु गुर्जर के फार्म हाउस गया था। अंदर उनके बीच क्या बातचीत हुई ये नहीं पता कर पाया। 2 घंटे दोनों साथ में थे। कायनात, ठीक है, तो मुझे उसके हर लम्हे की खबर देते रहना। कायनात ने फोन रख दिया और सोच में पड़ गई कि आखिर महेश मल्होत्रा उस रघु गुर्जर से मिलने क्यों गया है। 1 मिनट, कहीं उसे इस हैकिंग के बारे में भनक तो नहीं लग गई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो गीदड़ अब तक मुझे धमकी देने के लिए कॉल कर चुका होता। तो फिर क्या हो सकता है रीजन? शायद उस कारखाने वाले कांड से दोनों दोस्त बौखला गए, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे होंगे। कायनात इन्हीं सब ख्यालों से घिरी थी। उसने अपना सर झटका और वापस फाइल में नजरें गड़ा ली। अरमान और सम्राट किसी साइट पर गए थे, लेकिन वहां भी कायनात के ख्याल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रह रहकर उसे रघु गुर्जर और कायनात के बारे में ख्याल आ रहे थे। कहीं रघु गुर्जर ने कायनात पर हमला करवा दिया तो? उसे खुद पर खींच हो रही थी कि आखिर वो कायनात के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। उसने अपना सर झटका और ठेकेदार से बात करने लगा। लगभग 1-1.5 घंटा वहां का काम देख दोनों वापस ऑफिस के लिए निकले। आज सम्राट को अरमान थोड़ा खोया सा लग रहा था। उसे लगा शायद बीती रात उस डिस्क में मोहिनी से मिलने के कारण ऐसा है, इसलिए उसने शांत रहने का फैसला किया। 12 बजने में जब 20 मिनट बाकी थे तो कायनात ऑफिस से निकली। बाइक निकाल कर वो हाईवे की ओर बढ़ गई। उसके निकलते ही एक जीप उसके पीछे चल पड़ी। उस जीप में 6 लोग बैठे थे। चारों के पास गन मौजूद थी।
कायनात को बाइक चलाते हुए हाथ में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वो बार बार हाथ झटक रही थी। उसने मिरर में देखा कि लगातार पिछले 10 मिनट से एक काले रंग की जीप उसके पीछे चल रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये लोग उसी का पीछा कर रहे हैं, और शायद वजह भी वो बखूबी समझती थी। तीखी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई। हाईवे पर पहुंचकर उसने पगडंडी के पास बाइक रोकी। वो जानती थी जब तक वो पार्सल उसके पास नहीं आ जाता तब तक वो लोग उस पर हमला नहीं करेंगे। रॉकी वहां भेष बदलकर बूढ़ा बनकर आया था। उसने एक छोटा सा कार्टन कायनात को दिया और कायनात ने अपनी जेब से नोटों का बंडल उसे दिया। दोनों ने हाथ मिलाए, जिसके बाद कायनात वापस बाइक पर बैठ गई। उसने वो कार्टन पीछे बाइक पर रखा और बाइक दौड़ाते ही जीप एक बार फिर उसके पीछे भागने लगी। कायनात ने गर्दन घुमाकर जीप में बैठे गुंडों पर नजर डाली और बाइक एक तरफ मोड़ दी। लगता है इस लड़की को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तभी तो उस ओर जा रही है जहां पर ना के बराबर या मुश्किल से इक्के दुक्के लोग होंगे। वहां हम उसे मारकर दफन कर देंगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। जीप में बैठे एक गुंडे ने कहा तो बाकी सब सहमति से हंस पड़े। अरमान और सम्राट रोड साइड गाड़ी के पास खड़े थे। दरअसल उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। सम्राट ने मैकेनिक को कॉल किया, लेकिन मैकेनिक ने 1 घंटे बाद आने की बात कही। आसपास कोई गैरेज भी नहीं था, इसलिए दोनों किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि लिफ्ट ले सके। मगर गलती से दोनों गलत रास्ते पर आ गए हैं, जहाँ कोई गाड़ी तो क्या परिंदा भी नहीं दिखता है। उन्हें इस रास्ते के बारे में कुछ खास पता नहीं था। अरमान फोन कान पर लगाए ऑफिस में कॉल कर रहा था, जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आने के लिए, मगर इत्तेफाक से आज ऑफिस की गाड़ी का ड्राइवर छुट्टी पर है। झल्लाकर उसने फोन पटक दिया। सम्राट भी परेशान सा फोन कान से लगाए गाड़ी का इंतजाम कर रहा था। तभी सामने से एक बाइक गुजरी। अरमान ने तो उस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सम्राट हैरान सा बोला, एमी वो देख, वो बाइक वाली, वो तो वही तेरी नीली आंखों वाली लड़की। उसकी बात सुन अरमान ने तुरंत उस दिशा में देखा जिधर से बाइक गुजरी। उसे सिर्फ कायनात की पीठ नजर आई, लेकिन बाइक देख वो पहचान गया कि ये कायनात ही है। एमी यार, लुक एट दिस, ये जीप, आई थिंक ये लोग उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। सम्राट जीप को तेजी से कायनात के पीछे जाते देख बोला, तो अरमान के कानों में फिर से वही हर्फ गूंजने लगे, मौत की साजिश। उसके माथे पर पसीने की बूंद चुचुहाने लगी। दिल घबराकर जोर से धड़कने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया, जैसे कोई उसकी सांसों को रोक रहा हो। एमी तो ठीक है, वी शुड डू समथिंग, आई थिंक शी इज इन डेंजर एंड नीड्स हेल्प। अरमान के चेहरे पर घबराहट भांपकर सम्राट ने कहा, तो अरमान जैसे नींद से जागा हो। या वी शुड, पर क्या? ये गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था। क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे? ये लड़की सच में मुझे पागल बना के छोड़ेगी। जब जानती थी खतरा है तो ये लड़की बाहर निकली ही क्यों? क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरमान ने झल्लाते हुए सर पकड़ लिया। वही सम्राट उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों की नजरें हैरानी से फैल गई। कायनात तेजी से गाड़ी को जिग जैग मोशन में दौड़ा रही थी। एकाएक जीप में बैठे गुंडे ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कायनात लगभग 160 की स्पीड पर गाड़ी को इतनी तेज से उल्टा सीधा जिग जैग भगा रही थी कि उन गुंडों का एक भी निशाना नहीं लग पा रहा था। गोलियों के शोर में अरमान को अपनी धीमी पड़ती धड़कनें महसूस हो रही थी। कायनात के मुंह से हल्की सी आह निकली। तभी आंसू का एक कतरा अरमान के आंखों से बह निकला। कायनात की बाह को गोली छू कर गुजरी थी। उसने स्पीड बढ़ा दी और पहले से भी ज्यादा तेजी से गाड़ी जिग जैग करने लगी। गोलियों का शोर थम चुका था, क्योंकि गुंडों की बंदूकों की गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो लोग अब भी कायनात का पीछा कर रहे थे। कायनात के चेहरे पर एक तीखी कातिल मुस्कान बिखर गई, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही थी। अरमान और सम्राट अभी भी कायनात की ओर देख रहे थे। तभी अचानक कायनात ने अपनी गाड़ी घुमाई और जीप की ओर बढ़ा दी। ये देख सबकी नजरें हैरानी से फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। कायनात ने बाइक फुल स्पीड में जीप की ओर भगा दी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक जुनून नजर आ रहा था। कायनात ने एक हैंडल छोड़कर पीछे रखे कार्टन को पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और आहिस्ता से दूसरा हैंडल छोड़कर बाइक पर खड़ी हो गई। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर सबका दिमाग ब्लैंक होने लगा। जीप भी अपने फुल स्पीड में थी। पूरी ताकत से ब्रेक लगाने पर भी जीप नहीं रुक पाई। जैसे ही बाइक जीप के नजदीक पहुंची, कायनात ऐन मौके पर एक तरफ कूद गई। सबकी सांसें थम सी गई थी। अरमान का तो जैसे दिमाग सुन्न हो गया था। नसों में कांटे दौड़ रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना डर उसे आज तक कभी नहीं लगा जितना अभी उसे महसूस हुआ। एक जोर के आवाज के साथ बाइक और जीप की बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 15। जीप के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया था। वही बाइक के परखच्चे उड़ गए थे। जीप में बैठे गुंडों को काफी चोटें आई थी। हर तरफ धुआं था। धुआं छटके ही अरमान ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे अपनी कार से कुछ कदमों की दूरी पर गिरी कायनात नजर आई। कायनात को देख उसे सुकून का एहसास हुआ, जैसे तपते रेगिस्तान में उसे ठंडे पानी का सोता मिल गया हो। उसके सर पर हल्की सी चोट गिरने के कारण लगी थी। हाथ और पैर के जख्म एक बार फिर गहरे होकर खून से सन चुके थे। बाह पर गोली छूकर गुजरी थी, जिसके कारण जख्म से खून निकल कर आ रहा था। कायनात के जख्म और उसका रीसता खून देख अरमान के चेहरे पर एक कड़वाहट तैर गई। उसे कायनात पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी।
कायनात की कुछ पल पहले वाली हरकत देख वो आग उगलती नजरों से उसे घूर रहा था, जैसे किसी भी पल बरस पड़े। अब भी उसका दिल घबराकर धड़क रहा था। कायनात के हाथ की पट्टी एक बार फिर सुर्ख से खूनी हो चुकी थी। कायनात ने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में एकाएक बहुत दर्द हुआ और वो करहा उठी, जिसे सुन अरमान तड़पता हुआ उसकी ओर दौड़ा। तुम ठीक तो हो? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? आर यू सीरियसली मैड? तुम किसी भी जख्म को भरने क्यों नहीं देती यार? कितना खून बह रहा है। ओह गॉड, गाड़ी भी खराब है, हॉस्पिटल भी पास नहीं है। तुम ना सच में मुझे पागल बना दोगी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उठो, हम कोई लिफ्ट ले लेंगे। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अरमान बड़बड़ाते हुए कायनात को सहारा देकर उठा रहा था। सम्राट हैरान सा अरमान को देख रहा था, क्योंकि जितना दर्द कायनात के चेहरे पर था, उससे कई ज्यादा तकलीफ अरमान के चेहरे पर झलक रही थी। कायनात ने उसे रुकने का इशारा करके गहरी सांस खींचकर बोली, मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कायनात ने अपना हाथ अरमान के हाथ से छुड़ा लिया और खुद को घसीटते हुए पीछे होकर उस हाईवे के किनारे बनी रेलिंग से टिक कर बैठ गई। क्या खाक ठीक हो तुम? फॉर गॉड से कुछ देर के लिए अपना ये घमंड साइड रख दो। दिख नहीं रहा तुम्हें कितनी चोट आई है, लेकिन इस वक्त भी तुम्हें अपना घमंड दिखाना जरूरी है। आफ्टर ऑल तुम दी कायनात सूर्यवंशी जो हो। अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जिस पर कायनात ने एक नजर उसे देख अपनी नजर अपने पैर पर लगे जख्म पर टिका दी। उसने अपना जीन्स थोड़ा ऊपर किया और जेब से रुमाल निकालकर जख्म पर कस कर बांध दिया। उसने अपने बगल में पड़े कार्टून को देखा और राहत की सांस ली। अरमान बस उसे गुस्से से घूर रहा था। जीप में बैठे गुंडे बाहर निकले। उन्होंने अपने जेब से चाकू निकाला और कायनात की ओर बढ़ गए। अरमान ने जब उन लोगों को इस ओर आते देखा तो जैसे उसके गुस्से को हवा मिल गई हो। एक गुंडा चाकू लिए कायनात की ओर बढ़ा, लेकिन अरमान उनके रास्ते में खड़ा हो गया। ए चिकने, ज्यादा शाना मत बन, चल रास्ते से हट जा। आज इस आइटम का दी एंड करके ही रहूंगा। बहुत भगाया साली ने, उस गुंडे ने कहा तो अरमान ने एक दहाड़ के साथ उसके मुंह पर एक घूसा जड़ दिया। उसे मारेगा तू? चल मार कर दिखा, मार ना। अरमान चीखते हुए उस पर घूसों की बरसात कर रहा था। अपने साथी को पीटते देख बाकी भी अरमान की ओर लपके, लेकिन अरमान आज इतने गुस्से में था कि सबको तोड़ रहा था। हर बार बस एक ही बात बोल रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसका पीछा करने की? उस पर गोली चलाओगे तुम लोग? जान ले लूंगा सबकी। उसे मारोगे? छू कर दिखा, दम है तो। एक गुंडे ने अरमान पर चाकू से वार किया तो ऐन मौके पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान के साथ साथ गुंडों की भी गर्दन उस ओर घूम गई, जहां आंखों में आग लिए कायनात खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त इतना गुस्सा था जिसे देख एक पल को वो गुंडे सहम गए। गुंडे ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन कायनात ने अपनी पकड़ कस ली। कुछ चटकने की आवाज आ रही थी और इसी के साथ वातावरण में उस गुंडे की चीख गूंज उठी। कायनात ने इतने जोर से उसका हाथ मोड़ा था कि उसकी हड्डी चटक गई। उसके हाथ से चाकू छूटा तो कायनात ने उसका हाथ छोड़कर चाकू पकड़ लिया और एक झटके में चाकू की नोक उस गुंडे की गर्दन पर रख दी। उसे इस तरह देख सम्राट और अरमान के तो होश ही उड़ गए। अरमान उसे पीछे हटने बोल रहा था। कायनात ने एक तीखी नजर उस पर डाली और अपना दूसरा हाथ अरमान के सीने पर रख उसे पीछे कर दिया। जैसे ही कायनात ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, अरमान का दिल बेतहाशा शोर कर रहा था। अरमान अपने सीने की ओर देख रहा था, जहां अब उसे सफेद शर्ट पर कायनात के खून से सने हथेली का छाप दिखा। किसने भेजा है तुझे? चाकू की नोक हल्के से गर्दन पर गड़ाए कायनात गरजी, लेकिन गुंडा खामोश रहा। मैंने पूछा किसने भेजा है तुझे? कायनात ने इस बार चाकू थोड़ा और गड़ाया, लेकिन गुंडा अब भी खामोश रहा। कायनात ने चाकू छोड़ दिया और दांत पीसते हुए बोली, तुम सब मरोगे। एक जोरदार घूसा उसने उस गुंडे के मुंह पर चढ़ा। उसके नाक और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो भर भरा कर नीचे गिर पड़ा। सम्राट तो सीटी बजाने लगा। वही अरमान ने पहले सम्राट को घूरा, फिर कायनात को घूरने लगा। अरमान बार बार कायनात को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे हटने को कह रहा था। उसे डर था कि पहले से ही कायनात इतनी जख्मी है, कहीं उसके जख्म और गहरे ना हो जाए, या फिर कहीं उसे कोई नया जख्म ना लग जाए। लेकिन कायनात तो जैसे गुस्से में पागल हो चुकी थी। तुम सब एक एक करके आना पसंद करोगे या एक साथ पीटना? कायनात ने गरजते हुए कहा तो सब एक साथ उस पर लपके, लेकिन कायनात ने किसी को कोई छूट नहीं दी। उसने उन सबको कायदे से बहुत ही बुरी तरह तोड़ा। अरमान और सम्राट तो उसके इस रूप को देख हैरान थे। अरमान को कायनात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कायनात के जख्मों से खून रीस रहा था, मगर वो उन गुंडों को मारे जा रही थी। अब बता किसने भेजा है तुझे? एक गुंडे के बाल पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए उसने पूछा। सारे गुंडे अधमरी सी हालत में नीचे पड़े दर्द में बिलबिला रहे थे। रघु, रघु गुर्जर, उस गुंडे ने दर्द से तड़पते हुए कहा तो एक फीकी मुस्कान के साथ कायनात ने उसे छोड़ दिया और बोली, पहले ही नाम बोल देता तो बच जाता। तभी एक गुंडे का फोन बजा। घबराते हुए उसने कायनात की ओर देखा तो कायनात ने उसे रिसीव करने का इशारा किया। फोन रघु गुर्जर का ही था। उस आदमी ने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया। क्या हुआ उस लड़की का? उसे मौत की नींद सुलाया या नहीं? उस लड़की को वही कहीं दफन कर देना और जल्दी से वो पार्सल लेकर आओ। बहुत मनाली की साहिब बनी फिरती है, देखते हैं मनाली की साहिब को कौन बचाता है। फोन रिसीव होते ही रघु गुर्जर खुश होकर बोलने लगा, लेकिन उसकी खुशी को कायनात की बात ने मिट्टी में मिला दिया। गलत गुर्जर,
मनाली की साहिब को कौन बचाएगा, ये गलत बात बोल दी तूने। सही बात ये है कि अब मनाली की साहिब से तुझे कौन बचाएगा। कायनात सूर्यवंशी, गुर्जर ने घबराते हुए कहा। तो कायनात फीकी हंसी हंसते हुए बोली, खौफ अच्छी चीज है गुर्जर, इसे बनाए रखना। तुझे क्या लगा तेरे ये भाड़े के टट्टू कायनात सूर्यवंशी को मार देंगे क्या गुर्जर? शेरनी का शिकार करने के लिए पिल्लों को भेज दिया। खैर पिल्ला तो तू खुद भी है। उसकी बात सुन जहां गुर्जर गुस्से से बिलबिला उठा, वही सम्राट सीटी बजाने लगा। कायनात ने सम्राट की ओर देखकर हल्का मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। गुर्जर, जितना उड़ना है उड़ ले लड़की, क्योंकि तेरे पर मैं ही कुतरूंगा। कायनात, तो इसी बात पे एक शेर अर्ज है, मैं वो बला हूं जो पानी में आग लगा दूं, बचकर रहना, क्या पता पलक झपकते ही तेरी बाग जला दूं। गुर्जर, आज नहीं तो कल सही, मरना तो तुझे होगा। तेरे लिए बेहतर होगा कि वो पार्सल मुझे देकर मुझसे माफी मांग ले। बड़ा दिल वाला हूं, माफ कर दूंगा, वरना लड़की फूल की तरह होती है, मसल दी जाओगी। वैसे भी दिखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह बला की खूबसूरत है तू, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। उसकी बात सुन कायनात के साथ साथ अरमान की मुट्ठियां कस गई। कायनात, सही कहा तूने, लड़की फूल की तरह होती है, लेकिन मैं वो जहरीली फूल हूँ जिसे मसलना तो दूर छूना भी तुम जैसों की बस की बात नहीं है। सही कहा तूने, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूँ, लेकिन अर्पिता सूर्यवंशी और मुझ में थोड़ा अंतर है। अर्पिता सूर्यवंशी तुम जैसों को कोर्ट तक घसीटती थी, लेकिन कायनात सूर्यवंशी पहले तेरी चिता अपने हाथों से सजाएगी, फिर तुझे उस चिता पर घसीटते हुए लेकर जाएगी। गुर्जर, बहुत पछताएगी तू। सुना है तेरा एक बड़ा भाई भी है जो अहिंसावादी है, कुछ दिनों में इंडिया वापस आने वाला है ना वो। क्या होगा अगर कभी उस पर अचानक गोली चल गई तो? कायनात, तुझे पता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मौत की भीख मांगे। जो डर बरसों पहले मेरी आंखों में उतरा था, उस डर को तेरी नसों में दौड़ते देखना चाहती हूँ। लेकिन जिस दिन तूने भैयू की ओर अपने कदम बढ़ाए, उस दिन तू मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा, और मैं तेरी तरह पीठ पीछे वार करने वाली नहीं हूँ। तेरे सामने खड़े होकर तेरी आंखों में आंखें डाल पूरी मैगजीन तेरे भेजे में खाली कर दूंगी। याद रखना, मैं दिखती स्वामी टाइप्स हूँ, लेकिन हूँ बड़ी। गुर्जर ने गुस्से में फोन पटक दिया। उन गुंडों की ओर देखते हुए कायनात ने कहा, तुम लोग खुद को गुंडे कहते हो? थू, गुंडे के नाम पर धब्बा हो। अ बिग ब्लैक स्पॉट। छी, मतलब हद है। 6 बंदूक, 36 गोलियां, लेकिन उसमें से एक भी मुझे भेद नहीं पाई। शक्ल से तो अफ्रीका के जंगल से भागे काले सांड लगते हो तुम सब। 3 तक गिनूंगी, अगर मुझे तुम में से कोई भी नजर आया तो यही गाड़ दूंगी। कायनात ने जैसे 1-2 तक गिना, सब उल्टे पैर वहां से भाग गए। कायनात वहां से उस तरफ आई जहां उसने कार्टन रखा था। वही पास में अरमान अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा उसे घूर रहा था, जैसे अब किसी भी पल चीख पड़ेगा। साथ ही उसकी नजर कायनात के जख्मों पर मुआयना कर रही थी, जिससे उसके चेहरे पर कड़वाहट पसर गई। कायनात ने अपना फोन निकालकर करण को कॉल किया, लेकिन फोन करण की असिस्टेंट ने उठाया। हेलो मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कायनात, कैन आई स्पीक विद डॉक्टर करण? असिस्टेंट, सॉरी मैम, डॉक्टर करण इस वक्त सर्जरी में बिजी है। कायनात, डॉक्टर रोहन शेरगिल से बात हो सकती है क्या? असिस्टेंट ने जाकर फोन रोहन को दिया। कायनात का कॉल देख रोहन खुश होते हुए बोला, क्या बात है कायू, मेरी याद कैसे आ गई? कायनात, रोहन तू जल्दी आ जा, अपन लोग जहाँ बाइक रेसिंग करते हैं उस हाईवे वाले रास्ते पर, जल्दी, इट्स अर्जेंट। रोहन, कायू बात क्या है, तूने फिर कोई कांड किया? ऐसे अचानक हुआ क्या है? कमीने तुझे मेरे कांडों की पड़ी है, जल्दी आ वरना फोन में घुसकर तेरा गला दबा दूंगी। आ रहा हूँ, बोलकर रोहन ने फोन रखा और तुरंत हॉस्पिटल से निकल गया। वहां पर गोली छूने की वजह से खून बह रहा था, जिसके कारण उसका जैकेट चिपचिपा सा हो गया था। कायनात ने जैसे तैसे अपना जैकेट निकाला, उसकी गोरी बाहें खून से रंग चुकी थी, जिसे देख अरमान के चेहरे पर एक बार फिर कड़वाहट ने जगह ले ली। उसे कायनात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वाह, यू आर फैब, बिल्कुल किसी मूवी जैसा था सब कुछ। क्या मारा तुमने उन गुंडों को, और उस गुंडे के बॉस की भी तुमने बोलती बंद कर दी। मैं तो तुम्हारा फैन बन गया, लेकिन वो बाइक वाला स्टंट नहीं करना चाहिए था। सम्राट ने कायनात से कहा तो कायनात बस फीका सा मुस्कुरा दी। अरमान दांत पीसते हुए बोला, ये हमेशा वही करती है जो इसे नहीं करना चाहिए। सोचा भी है, अगर उस बाइक से कूदने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो क्या होता, लेकिन नहीं, खुद को बहुत बड़ी 30 मार खान समझती हो ना तुम। रात का जख्म सुबह ताजा करना है, सुबह का जख्म दोपहर को। क्या जरूरत थी उन गुंडों से भिड़ने की? मैंने संभाल लिया था ना, चाकू था ना उन लोगों के पास, अगर लग जाता तो। लेकिन मोहतरमा को इस सब से क्या? कायनात, मुझे चाकू लगे या गोली, आपको उससे क्या? सुबह से देख रही हूँ मेरे बॉस बनते फिर रहे हो। मेरा जख्म है, ताजा होगा तो दर्द मुझे होगा, एंड आई एम श्योर कि मेरे जख्म से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरमान उसे घूर रहा था, वो गुस्से में कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी सम्राट अपना रुमाल कायनात की ओर बढ़ाते हुए बोला,
आई थिंक तुम्हें इसकी जरूरत है। कायनात अपने जैकेट से अपनी बाह पर लगा खून साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसने सम्राट से रुमाल लिया और खून पोंछकर रुमाल बाह के जख्म पर बांध दिया। महादेव, मुझे अरमान की नजरों में कुछ अलग नजर आ रहा है। कुछ तो है। इस लड़की का दर्द एमी की आंखों में उतरता नजर आ रहा है। शायद मेरा दोस्त फिर से दिल के रास्ते पर चल रहा है। थैंक यू महादेव। लेकिन ये एमी इस वक्त बहुत गुस्से में है। कहीं उसका गुस्सा सब कुछ बिगाड़ ना दे। ये गुस्से में क्या बोलता है, क्या करता है, इसे खुद पता नहीं चलता। इन दोनों को आपस में भिड़ने मत देना महादेव। सम्राट मन ही मन महादेव का शुक्रिया अदा कर रहा था। कायनात को खुद पर अरमान की घुरती नजर महसूस हो रही थी। बिना अरमान की ओर देखे वो बोली, घूरना बंद करिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।